और बुलेटिन में सबसे पहले बात लपटों की विनाश लीला की। चलती कार में आग लग गई, धू धू कर आग, कार जल गई, देखते देखते कार राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। हनुमानगढ़ टाउन के बाईपास की घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें हनुमानगढ़ से, जहां पर एक कार में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि पूरी कार को जलाकर राख कर दिया। उधर अलवर में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर पंजाब रोडवेज बस को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से ट्रेलर टकरा गया, जिसके बाद ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। हालांकि चालक संदीप और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ड्राइवर कौन है भाई? जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई सामने आई। फायर शाखा ने कार्रवाई की। अजमेर रोड पर ओके प्लस टावर सीज हुआ। गुलाबी नगरी रेस्टोरेंट को भी सीज किया गया। विशाल मेगा मार्ट को भी फायर एनओसी नहीं होने पर सीज कर दिया गया। जांच में फायर एनओसी नहीं होने पर यह कार्रवाइयां की गई है। जांच में फायर इक्विपमेंट भी खराब मिले हैं। जालोर में लूट की बड़ी वारदात हुई। सोने चांदी की दुकान में लूटपाट की गई। लाखों रुपए के आभूषणों की लूट। लुटेरों ने खुलेआम फायरिंग की। तलवार और लाठियों से हमला किया गया। गंभीर हालत में दुकानदार जोधपुर रेफर कर दिया गया। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। बोलेरो से आए थे बदमाश। अहोर के भोरडा गांव की घटना बताई जा रही है। दौसा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन पैंथर और जरख दिखाई देते हैं, जिससे लोग भयभीत रहते हैं। बीती रात भी दौसा जिले के घूमना गांव में सड़क किनारे पैंथर बैठा हुआ नजर आया। इसी दौरान वहां से गुजर रही कार में सवार लोगों ने पैंथर देखा तो कार को रोक लिया। कार सवार लोगों ने पैंथर का वीडियो बनाया। पहले तो पैंथर सड़क किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया, उसके बाद पैंथर सड़क को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आया। पैंथर का ये वीडियो अब वायरल है। इधर आए दिन पैंथरों का मूवमेंट बढ़ने से लोगों में दहशत है। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में ऑल बैंक सीमा SC ST OBC अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण काउंसिल राजस्थान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान प्रदेश और राजधानी जयपुर में सदस्य अंजना पवार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली द्वारा 2 फरवरी 2022 विजिट के दौरान राज्य सरकार के मुख्य सचिव सफाई कर्मचारियों से संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन और बैंक में गठित भारतीय स्टेट बैंक SC ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय चर्चा में निम्न विषयों पर चर्चा की गई। समस्याएं सफाई कर्मचारियों की कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, बिल्कुल मूलभूत समस्याएं होती है जिनको स्टेट लेवल पर ही हल किया जा सकता है। बहुत ही छोटी छोटी समस्याएं, उनसे संबंधित अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सफाई कर्मचारी जैसे नगर पालिका में काम कर रहा है, नगर परिषद में काम कर रहा है, नगर निगमों में काम कर रहे हैं, जिस लेवल में वो काम कर रहे हैं, कई जगह हॉस्पिटल में हैं, बैंक में हैं और अन्य जगह रोडवेज में है, रेलवे में है, मतलब लाखों करोड़ों देखा जाए तो तादाद में जो सफाई कर्मचारी इस देश में काम कर रहा है, उन सफाई कर्मचारियों के लिए संबंधित सभी अधिकारी वर्ग को दिल से सोचना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है कि आप इनको ठेके पे देने के बजाय, अनुभवहीन लोगों को ठेके पे देने की बजाय जो इस कार्य में लिप्त है उनको ही एक समूह बनाकर, एक कमेटी बनाकर कार्य का आवंटन करें और उस पैसे का उनके कार्य के अनुसार वितरण करें।
कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कवच है, इसलिए वैक्सीन कवच को ना नहीं। टोंक जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। सीएमएचओ अशोक कुमार यादव ने बताया कि टोंक जिले भर में ज्यादातर उपखंड और पंचायत समितियों में 95% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। उनियारा में 82% और टोंक में 80% लोगों को पहली डोज लगी है। अब यहां विशेष अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में 92% पहली डोज और 95% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्कूल जाने वाले 14 से 18 साल के 97% बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें चिन्हित कर जल्द वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। (91.2% लोगों को टोंक जिले में प्रथम डोज लग चुकी है और द्वितीय डोज 85% लोगों को लग चुकी है। इसके अलावा जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, तो जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 97% लोगों की ये डोज लग चुकी है। स्कूल में जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनको हम चिन्हित करके टीके लगा रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा। 9 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले रीट लीक्स ने सरकार को नए सिरे से विधानसभा में रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। आखिर सरकार के पास क्या है? रीट को विवादों के साए से बाहर निकालने के विकल्प, विधानसभा में प्रतिपक्ष से निपटने की उनकी क्या रणनीति होगी, देखते इस खास रिपोर्ट में। रीट लीक्स के बवंडर ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। जब से एसओजी ने पेपर लीक केस में बड़े खुलासे किए हैं, बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है। वो भी इसके दोषी हैं, उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष की मानो बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। शांत बैठा प्रतिपक्ष अचानक हमलावर हो गया। प्रदेश के कोने कोने में रीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। कभी सिविल लाइंस कूच किया गया तो कहीं जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हुए। कहीं बेरोजगार संगठन सड़कों पर आए तो कहीं महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ रणभेरी बजा दी। इस बीच विधानसभा का सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। ये तय है कि विधानसभा में रीट का मामला जोर शोर से गूंजेगा। सरकार भी प्रतिपक्ष के हर हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला नियमों का हवाला देते हुए बताते हैं कि जब मामला अदालत में चला जाए तो उस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। फिर भी अगर प्रतिपक्ष रीट पर चर्चा की मांग करेगा और स्पीकर परमिशन देंगे तो सरकार पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेगी। मैटर जो है आप जानते हैं सारा का सारा सब जुडिस है, और जब मैटर न्यायालय में चला जाता है तो उसके बारे में विधानसभा में भी कभी कोई चर्चा होती नहीं। मैटर सब जुडिस, तो उस समय विधानसभा में भी ऐसा प्रावधान रहा है और प्रक्रिया रही है कि जो मैटर न्यायालय के पास चला गया है उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया वगैरह वहाँ पे भी व्यक्त नहीं की जाती है। तो इसमें बहुत संभल के बोलने की आवश्यकता है। फिर भी यदि वो चर्चा की मांग करते हैं, स्पीकर साहब यदि अलाउ करते हैं तो हमारी पूरी तैयारी, हम जवाब देंगे। आखिर सरकार के पास क्या है विकल्प? सबसे बड़ा विकल्प सरकार के पास यही है कि वो रीट का जिलेवार डेटा सार्वजनिक करे। इस पेपर के अंकों का 20% वेटेज देकर शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा आयोजित करे। पिछली रीट के अंकों के आधार पर धांधली पकड़ी जा सकती है। इसके लिए रीट का जिलेवार डेटा सार्वजनिक करना होगा। उससे पता चलेगा कि हर जिले में कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, इनमें से 145 से ज्यादा अंक कितने अभ्यर्थियों के आए। साथ ही हर जिले में 140 से 145 तक, 135 से 140 तक, 130 से 135 तक और 125 से 130 तक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। पिछले रीट में अधिकतम अंक कितने थे? कितने अभ्यर्थियों ने पिछली रीट में 125 से ज्यादा अंक हासिल किए? अगर पिछली रीट में अधिक अंक प्राप्त करने वालों में अंतर ज्यादा हो तो निष्पक्ष जांच की जाए। इसमें कुछ हद तक पता चलेगा कि रीट में कितनी धांधली हुई। रीट को अब सिर्फ पात्रता परीक्षा की तरह माना जाए। शिक्षक भर्ती के लिए जल्द एक और परीक्षा करवाई जाए। इसके लिए सरकार देखे कि क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में भर्ती नियम बदला जा सकता है। अगर हाँ, तो सरकार को एक और भर्ती परीक्षा के आयोजन का फैसला लेना चाहिए। लेकिन भर्ती के बीच में नियमों में संशोधन से मामला कोर्ट में अटक सकता है।
दूसरी परीक्षा का 90% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाए। रीट के बाद होने वाली परीक्षा के अंकों से ही मेरिट बने। ये संभव ना हो तो रीट के अंकों का 10 से 20% वेटेज और दूसरी परीक्षा का 80 से 90% वेटेज जोड़ते हुए मेरिट बने। इससे पेपर खरीदने वाले दूसरी परीक्षा में अधिक अंक नहीं ला पाएंगे और वो भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसमें 10वीं, 12वीं या स्नातक के अंकों का भी कुछ वेटेज रखने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। 135 से ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की जांच की जाए। जिन केंद्रों पर उन्होंने परीक्षा दी उनकी भी जांच हो। अगर नकल या पेपर खरीदने का मामला सामने आता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान कर उन्हें आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इससे वे कभी भी रीट में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे कोई पेपर खरीदने का दुस्साहस फिर नहीं कर पाएगा। सरकार धांधली को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दे, लेकिन सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार ये संभव नहीं लग रहा। सरकार का तर्क है कि रीट के रद्द होने से शिक्षक भर्ती में देरी होगी, जो युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसका असर ये पड़ेगा कि नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। इससे अन्य भर्तियों में भी देरी हो सकती है। 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम आ चुका है। इसमें लेवल 1 में 3,30,604 अभ्यर्थियों को और लेवल 2 में 7,73,612 अभ्यर्थियों ने पात्रता प्राप्त की है। अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। रीट भर्ती प्रकरण को लेकर गहलोत सरकार एकजुट है। विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की उसकी पूरी तैयारी है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने साफ कह दिया है कि रीट पर विधानसभा में हंगामा बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ने जो संभव हो सकता था वो किया। विपक्ष के पास इस बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये जो हल्ला हो रहा है, ये हल्ला इसलिए हो रहा है कि इनको विकास नहीं पथ रहा है। राजस्थान में जिस प्रकार का विकास कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में जो है आपके काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं। और इतने विकास के काम कभी राजस्थान में हुए ही नहीं, और वो पसंद नहीं रहा, तो उनको कोई ना कोई ऐसा इश्यू चाहिए। रीट हो गई, तो रीट में जो है वो हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, जो हुआ है एसओजी की जांच चल रही है, पकड़े भी गए हैं कई लोग, पकड़ जा भी रहे हैं। एसओजी ने इतना फास्ट काम किया है कि इतने सारे आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया, करके जो है उनको कर दिया। हमने उनकी वो सरकारी ज़मीन पर जो है वो बना रखा था, कॉलेज बना रखा था, उसको भी तोड़ा है। एक्शन कर रही है गवर्नमेंट पूरा। बहरहाल सरकार लाख दावे करे, लेकिन रीट उसके गले की फांस बनी हुई है। विपक्ष के लिए इस समय बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिसके जरिए वो प्रदेश के युवाओं का समर्थन हासिल कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सपना देख रही है। न्यूज़ 18 जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आरसीए के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का सीएम गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी और गौरव की बात है और राजस्थान के खिलाड़ी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बना रहे हैं। सीएम गहलोत ने शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए भविष्य में राजस्थान को प्राथमिकता देने की बीसीसीआई से अपील की। गहलोत ने नए स्टेडियम के निर्माण में राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिलने की बात कही, ताकि समय पर स्टेडियम का निर्माण पूरा हो सके। वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल रहे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि पिछले 10 साल में काफी संसाधनों का विकास हुआ है। स्तर का स्टेडियम बनाएंगे। मुझे आज खुशी है कि वैभव गहलोत जी की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के सहयोग से और बीसीसीआई के सहयोग से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम है उसको बनाने का जो सपना था वो मूर्त रूप ले रहा है। आज भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। हम आशा करते हैं कि समय पर ये स्टेडियम बनेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यहाँ के जो नौजवान क्रिकेट प्रेमी हैं उनको अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। आपने खुद ने जैसा भी अध्यक्ष जी सौरव गांगुली जी की आपने बात सुनी कि जो सबसे अच्छा स्टेडियम था वो कलकत्ता का स्टेडियम था और उसके बाद जो दूसरा स्टेडियम बना वो अहमदाबाद में बना। जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसका जगह बन रही है। आज से 40-50 साल पहले क्रिकेट का जो स्टेडियम है उसमें कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। उस दृष्टि से जो टेक्नोलॉजी की जितनी भी जगह है
वो नए स्टेडियम में बनेगी, इसलिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड को पूरा करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनेगा, जिसमें जो टेक्नोलॉजी की जो सब चीज़ें उसका भी स्थान होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का होगा। पूरे 2.5 साल में भी मैंने ये कोशिश करी कि किस तरीके से बीसीसीआई से हम लगातार संपर्क में रहें। बीसीसीआई के अध्यक्ष जी और सचिव जी से मैं लगातार मिलता रहा, चाहे कलकत्ता हो चाहे अहमदाबाद हो, और उसी का परिणाम था कि अभी पिछले वर्ष हमें नवंबर में भी मैच मिला, और अभी 9 फरवरी को भी मैच था जो कोविड के कारणवश हम वो मैच कैंसिल हो गए और वो मैच 2 वेन्यूज़ पे शिफ्ट हो गए, अहमदाबाद और कोलकाता। मगर आने वाले समय में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर लाएं, ताकि जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच देने का अवसर हम दे सकें। ICAI की रीजनल कॉन्फ्रेंस वीसी के जरिए जुड़े सीएम गहलोत देश भर में चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंट में राजस्थान देश में सबसे आगे है। तो आपकी भूमिका और ज्यादा बढ़ने वाली है। जीएसटी आ गया, उसके पहले वैट था, तो समय समय पर हम लोग भी एमनेस्टी स्कीम निकालते रहते हैं। अभी भी हमने कई एमनेस्टी स्कीमें निकाली और आप सबने उसका स्वागत भी किया है। अभी मैंने प्री बजट मीटिंग करी है, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथियों ने भाग लिया, अच्छे सुझाव दिए। हम कोशिश करेंगे उन सुझावों को अगले बजट के अंदर हम लोग किस प्रकार स्थान दे सकें, जिससे कि हमारा बजट जो आने वाला है, मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से हम लोग अगर उन समावेश करेंगे सुझावों को, उसका लाभ यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा और आर्थिक गतिविधि और बढ़ने में हमें सहयोग मिल सकेगा। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधायकों के 2 दिन के चिंतन शिविर के बाद एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों का भी चिंतन शिविर होगा। डोटासरा ने कहा कि विधायकों के चिंतन शिविर में पार्टी की गतिविधियों के साथ साथ सरकार के कामों की भी चर्चा होगी। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। 2 दिन का चिंतन शिविर करने का निर्णय लिया गया है। 6 और 7 को आवासीय ललित होटल जो दिल्ली रोड के ऊपर है, उसके ऊपर हम तमाम कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायक, उनके साथ अजय माकन जी हमारे प्रभारी महासचिव आएंगे। पार्टी की संगठन की मजबूती के लिए उनका सहयोग कैसा रहे, गुड गवर्नेंस जो हुई है, जो अच्छी योजनाएं हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, उनका गांव ढाणी में बैठे लोगों को कैसे उनका प्रचार प्रसार हो, उनका लाभ उनको कैसे मिले। मोदी सरकार जो 3 साल से अब और 5 साल पहले कुल 8 साल से किसान विरोधी कार्य कर रही है, गलत नीतियां उनकी हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है मोदी सरकार से, तो उनकी गलत नीतियों को हम कैसे प्रचार प्रसार करके लोगों तक पहुंचाएं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 13 से 16 फरवरी तक किया जाएगा। इन 4 दिनों में जैसलमेर में कई कल्चरल इवेंट के साथ सेलिब्रिटीज नाइट का भी आयोजन होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने डेजर्ट फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में इस बार डेजर्ट फेस्टिवल की थीम को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया है। लंबे समय से कोरोना के कारण कई इवेंट कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए इस बार यह आयोजन पूरी ऊर्जा के साथ मनाने का निर्णय किया गया है। मरु महोत्सव का आयोजन 13 फरवरी से 16 फरवरी तक पोखरण, खूड़ी, सम और जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। और इस बार के मरु महोत्सव की थीम जो है वो विशेष चुनी गई है। इस बार का मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान की थीम से आयोजित करवाया जा रहा है। पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आशावान फील कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल बड़े चैलेंजिंग रहे होटल इंडस्ट्री के लिए, और उसको देखते हुए इस बार जो ये मरु महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है और जिसका शीर्षक है उम्मीदों की नई उड़ान, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इस स्लोगन से रिलेट करते हैं खुद को, क्योंकि हमारे साथ भी है। अब हमें भी बड़ी उम्मीद जागी है 2 साल के चैलेंजिंग टफ टाइम के बाद में अब इस समय टूरिज्म का उठना बहुत जरूरी है। रीट लीक्स केस में बड़ी कार्रवाई। जालोर में 3 लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। 2 व्याख्याता और 1 प्रबोधक निलंबित हुए। शिक्षा विभाग ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई की, पेपर आउट और सॉल्व करने का आरोप लगाया। तो जालोर में 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 2 व्याख्याता और 1 प्रबोधक।
पेपर आउट किया गया और फिर उसे सॉल्व किया गया। और श्याम हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। श्याम, कौन थे ये तीनों लोग और क्या डिटेल है इनकी? देखिए आसिफ, रीट भर्ती परीक्षा को लेकर एक के बाद एक जालोर से कड़ी जुड़ रही है, जिसमें शिक्षा विभाग ने कल जिस तरीके से उदाराम को मास्टरमाइंड को निलंबित किया था, तो ऐसे में आज शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्याख्याता व 1 प्रबोधक को निलंबित किया है, जिसमें व्याख्याता शैतान सिंह व चुनीलाल बिश्नोई व प्रबोधक छत्राराम पुरोहित को निलंबित किया गया, जिसमें ये 2 लोग हैं वो भीनमाल क्षेत्र के हैं, तो एक सांचौर क्षेत्र की अलग अलग जगहों पर इनकी पोस्टिंग थी और लंबे समय से विद्यालय से फरार चल रहे थे। ऐसे में जो है शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन तीनों की भूमिका थी वो पेपर आउट करने के बाद सॉल्व करने वाली टीम में इनका योगदान था। ऐसे में शिक्षा विभाग पूरी तरीके से एक्शन में है और आज 3 लोगों को निलंबित कर दिया है। जी आसिफ। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और देखिए एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 4:56 पर। उद्योग मंत्रालय के लिहाज से राजस्थान सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो है इन्वेस्ट राजस्थान। अब तक की जो प्री इवेंट हुई हैं जिसमें आप देश और विदेश में जाकर के इन्वेस्टर्स को राजस्थान में निवेश करने के लिए न्योता देकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको अभी और नज़र आती है इसमें और क्या चैलेंजेस हैं? हम सभी स्टेट्स में गए हैं भारत में, चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, तो हमें सभी जगह अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनसे और जो सरकार की जो नीति है, निर्धारण है मुख्यमंत्री जी का, उनको देख करके आम इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है और भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग तरह के ज़िले में ज़मीनें हैं, चाहे किस तरह जो कंपनी जो इन्वेस्टर्स चाहता है वो चीज़ हमारे राजस्थान में है। मुख्यमंत्री जी की योजना हो सारी, चाहे लेबर के लिए योजना है, चाहे कंपनीज के लिए है, चाहे लोन देने की है, चाहे उनको सब्सिडी देने की है, ब्याज देने की है, सारी सुविधाएं अवेलेबल कराना, हमारे यहाँ श्रमिक आसानी से मिल जाता है। तो ये इसको देख करके राजस्थान की ओर इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का विजन पूरा हो रहा है। रोड शो के जरिए आपने देखा होगा 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के MOUs हमारे साइन हो चुके हैं। और सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी की जो एक नया जो अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने प्रत्येक ज़िले में रोड शो करवा रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में रोड शो करवाने से जो वहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे, जो छोटा अपना कोई लघु कुटीर उद्योग धंधा, कोई छोटा भी बिजनेस अपना करना चाहता है, तो रिप्स के तहत वो बेरोजगार जो भी युवा है वो भी अपना एक छोटा सा उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।